हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो दोस्तों, हम लोग एक लंबे समय के बाद मिल रहे हैं। किन्हीं निजी कारणों से मैं आपके बीच नहीं आ पा रहा था, उसके लिए सॉरी। तो आज से हम लोग कंटिन्यू पढ़ेंगे, कोई न कोई टेस्ट सीरीज आपके जो आने वाले एग्जाम है उसके लिए हम लोग कंटिन्यू लगेंगे। तो आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं आपके आने वाले एग्जाम यूपी पीएससी आरओ आईआरओ जो प्रीलिम्स के होने वाला है, जून के आसपास हो जाना चाहिए। उसके लिए सामान्य हिंदी का टेस्ट सीरीज चालू करने जा रहे हैं, जो कि दृष्टि आईएएस की एक टेस्ट सीरीज है। इसमें हम लोग जो क्वेश्चन होगा, इसमें 60 क्वेश्चन जो सामान्य हिंदी का आएगा उसको सॉल्व करेंगे। हालांकि ये 60 क्वेश्चन एग्जाम में आपको नहीं देखने को मिलेगा, आपको मालूम हो गया होगा। वो 200 क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि अब दोनों को जो अलग अलग होता था अब वो कंबाइन हो गया। आपका जीएस वाला जो 140 क्वेश्चन होगा और जनरल हिंदी वाला जो है 60 क्वेश्चन, तो मिलाकर आपके एग्जाम में 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसके लिए आपको 3 घंटा का समय दिया जाएगा। तो साथियों, ये जो 60 क्वेश्चन हमने लाया है सामान्य हिंदी का दृष्टि आईएएस का, ये प्रैक्टिस सेट है। तो इसमें कुल आप लोग को मालूम है, कुल 10 टॉपिक 6 टॉपिक होते हैं। हर एक टॉपिक से 10 प्रश्न आता है। तो कुल यहाँ पर ये 60 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 6 टॉपिक से 10-10 प्रश्न है दोस्तों। बहुत ही बढ़िया सा प्रश्न है ये। एक से बढ़कर एक प्रश्न रखे गए हैं। आप लोग को मालूम होगा, दृष्टि आईएएस जैसी भरोसेमंद संस्था का ये कंटेंट है। तो ये आपको अलग अलग नहीं, जो 6 टॉपिक हैं मिक्स करके प्रश्न पूरा दिया है। कभी आपको विलोम आ जाएगा, कभी पर्यायवाची, कभी अनेक शब्दों का एक शब्द, कभी तत्सम तद्भव, कभी शुद्ध वर्तनी, ऐसे करके मिक्सिंग टाइप का प्रश्न है। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए शुरू करते हैं हम लोग। बहुत बढ़िया दोस्तों, एक से बढ़कर एक प्रश्न है आपको। हमारी तो आदत है दोस्तों, जानते हैं, कम थोड़ा सा समय लेकर ऐसा डिटेल में पढ़ाएं कि 4 टेस्ट सीरीज के बराबर एक ही में हो जाए। सिर्फ हम लोग नाम मात्र के लिए नहीं गिनवाते हैं, हाँ ये 5 टेस्ट सीरीज हो गया इतना। क्योंकि जो हम लोग पढ़ते हैं, पढ़े एक चीज, उससे हमारी प्रोडक्टिविटी 4 गुना बढ़े। तो ये बात होती है सबसे बढ़िया बात। तो चले हम लोग देखते हैं पहला वाला अपना क्या है। इसमें दोस्तों पूछा जा रहा है हमसे, कह रहे हैं कि उथला उथला शब्द का विलोम क्या होगा। तो उथला का मतलब जानते हैं दोस्तों आप लोगों ने। उथला का मतलब जिसे सामान्य अर्थ में इसका होता है छिछला। तो यहाँ ये छिछला जो है, उथला का पर्यायवाची शब्द दे दिया है, उसी का ये दूसरा शब्द है। तो जैसे तालाब होता है ना दोस्तों, आप लोग जानते हैं जो तालाब होता है वो छिछला होता है। और छिछला का उल्टा क्या होगा, गहरा। तो गहरा जो होता है, जैसे कुआं गहरा है, तालाब छिछला है। तो कुछ लोग कह देंगे सर ये समतल नहीं होगा। तो मेरे भाई समतल, ये ऊबड़ खाबड़ का उल्टा समतल होता है, लेकिन उथला का जो उल्टा होगा वो गहरा होगा। तो विकल्प नंबर ए आपका उत्तर हो जाएगा, यही वाला। और ये क्या है, ये इसका पर्यायवाची शब्द है, छिछला। आगे हम लोग देखें, अब उभार का उल्टा अगर आपको पूछना हो तो उभार का उल्टा धंसाव हो जाएगा। आगे चले हम लोग देखते हैं ये दूसरा वाले में दोस्तों। बहुत बढ़िया प्रश्न है, एक से बढ़कर एक प्रश्न है। आप पढ़ेंगे तो हर एक चीजों को हम क्लियर करते चलेंगे दोस्तों। हमारा मार्केट में बहुत बड़ा नाम तो नहीं है, लेकिन आप लोग पढ़ेंगे तो आप जो भी हमारे वीडियो पर रुक कर पढ़ेंगे, हमें समझने का प्रयास करेंगे, तो जानेंगे कि हम चीजों को डिटेल में पढ़ाने का प्रयास करते हैं। ऐसा हवा हवाई या सतही ज्ञान देने से आपका भी समझ आएगा, हमको भी संतुष्टि नहीं मिलेगी। तो देखें दूसरे वाले में यहाँ क्या है, ये प्राचीन। कह रहे हैं प्राचीन शब्द का विलोम शब्द चुनिए। एक शब्द दिया है प्राचीन, इसका विलोम बताना है। तो दोस्तों, प्राचीन शब्द का विलोम क्या होगा, यहाँ पर देखिए प्राचीन शब्द का विलोम चुनिए। तो यहाँ पर दिया है सनातन, अधुनातन, आदतन, अर्वाचीन। तो दोस्तों यहाँ आदतन का मतलब अपडेट होता है। तो अपडेट का ये तो होगा नहीं, ये तो इसको जब आपको न समझ में आए कोई चीज तो एलिमिनेट कर दिया करिए। अब जैसे प्राचीन का आधुनिक भी हो जाएगा, अर्वाचीन भी होता है, दोनों होता है। तो आदतन का मतलब ये इंग्लिश में जिसे अपडेट बोला जाता है, ये अपडेट है। तो ये तो नहीं होगा, अधुनातन भी नहीं है। सनातन का मतलब ये होता है जो युगों युगों से चला आ रहा है। जैसे हमारे हिंदू धर्म को इस समय सनातन धर्म कहा जाता है। क्यों? क्योंकि एक ऐसा धर्म जो बहुत पुराना है, वो बिना मॉडिफाइड हुए अब तक वैसे चला आ रहा है। बहुत से ऐसे धर्म हुए जो रास्ते में आकर बदल गए, लेकिन ये जो हिंदू धर्म है, ये लगभग थोड़े बहुत बदलाव के साथ अपने ही रास्ते पर चला आ रहा है। तो इसका ये सनातन का मतलब यहाँ कुछ नहीं है प्राचीन से लेना देना। तो यहाँ प्राचीन का जो उल्टा हो, मतलब प्राचीन मतलब पुराना, अर्वाचीन का मतलब नया। तो यहाँ आधुनिक भी दिया होता तो आधुनिक भी हो जाता, क्योंकि
अर्वाचीन और आधुनिक दोनों एक ही शब्द है। तो विकल्प नंबर सी आपका ये इसका विलोम हो जाएगा प्राचीन का अर्वाचीन। आगे हम लोग देखते हैं, देखें यहाँ पर, अब विलोम शब्द था, अभी देखिए दूसरा आ गया। तो ये क्या है यहाँ, जो क्या है, जो अचानक आंखों से ओझल हो गया हो। जो अचानक आंखों से ओझल हो गया हो, ओझल का मतलब जो आंखों से दूर हो गया हो, तो उसे क्या कहते हैं? एक शब्द में, अनेक शब्दों का एक शब्द है। तो जो अचानक आंखों से दूर हो गया हो, आंखों से ओझल हो गया हो, तो उसे दोस्तों अंतर्धान कहते हैं। तो ये अंतर्ध्यान नहीं, अंतर्ध्यान का मतलब है जैसे हम लोग कोई साधना करते हैं वहां अंतर्ध्यान लगाया जाता है, वो दूसरा है। ये अंतर्धान ये वाला होगा, विकल्प नंबर सी ये आंसर सही है। और बाकी ये सब आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए हैं, इन सब पे ध्यान न दीजिए। ये अंतर्धान वाला जो है यही सही है, जो आंखों से थोड़ा ओझल हो जाए, यानी आंखों से दूर हट जाए। तो जैसे इस समय हम लोग पढ़ लिख रहे हैं, अपने माँ बाप के आंखों से ओझल हो गए हैं, आंखों से दूर हैं, तो यही वाला मतलब है यहाँ। आगे देखें हम लोग चौथे वाले में। चौथे वाले में हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या है दिया है आपको, एक शब्द है अशूर्यम श्या। अशूर्य, अशूर्यम श्या दिया है, इसका प्रयोज्य शब्द है। तो इसमें इसका एक शब्द दिया है, आपको खोलना है इसको, इसको खोलने पर क्या होगा। तो अशूर्य अम्पश्या का मतलब होता है दोस्तों ऐसी स्त्री जो सूर्य को भी न देख सके। यानी आप लोग देखते हैं पहले के जो राजा महाराजा होते थे अपनी रानियों को घर में ही बंद करके रखते थे, चौबीसों घंटा जो है वो घर की चार दीवारी के बाहर नहीं निकल पाती थी, इसका मतलब वो सूर्य नहीं देख पाती थी। तो उन्हें जो है अशूर्यम पश्या बोला जाता है। तो यहाँ का मतलब है वे स्त्री जो सूर्य के दर्शन भी न कर पाए। तो चौथे का आपका उत्तर डी हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका, इसका उत्तर आपका ये हो गया, यही होगा। आगे चले हम लोग, अब बाकी सब तो यहाँ जानते ही हो। पांचवा का यहाँ क्या होगा, पांचवें का दोस्तों, पांचवें का यहाँ निम्नलिखित में से तद्भव शब्द नहीं है। तो तद्भव शब्द नहीं है, तो इसका दूसरा में पलट कर सोचिए, जल्दी समझ में आएगा। तद्भव शब्द नहीं है यानी वो तत्सम है। तो इसके कहने का मतलब है कौन सा तत्सम है। तो जो तद्भव नहीं है उसे निकाल दीजिए। यहाँ पर दोस्तों हमारा जो राजा, ये तो तद्भव, राजा मतलब यहाँ पर राजा, किसान, खेत, दाहिना, यहाँ जो चार शब्द दिए गए हैं इनमें से दोस्तों हमारा जो उत्तर होगा तद्भव नहीं है, यानी वो तत्सम है। तो तत्सम कौन है, ये राजा है। तो राजा एक तत्सम शब्द है, जबकि खेत, तो जब भी ख आए, ये छ आए तो जान लीजिए वो तत्सम है, ख आए तो जान लीजिए तद्भव है। तो खेत आपका ये तद्भव हो गया, दाहिना भी तद्भव है, किसान भी तद्भव है। ये राजा जो है ये तद्भव नहीं, ये तत्सम है। तो विकल्प नंबर आपका ए यही होगा। आगे देखें हम लोग ये छठवें वाले में। तो छठवें वाले में हमसे क्या पूछ रहे हैं दोस्तों, तद्भव तत्सम का गलत जोड़ा कौन सा है। तद्भव तत्सम का गलत युग्म यानी गलत जोड़ा कौन सा है। तो ओझा एक दोस्तों तत्भव है, इसका तत्सम उपाध्याय होता है। यस ये तो सही है, लेकिन हमें गलत वाले को पकड़ना है। ध्यान दीजिए, यहाँ ध्यान नहीं देंगे तो आता हुआ प्रश्न गलत करके आएंगे। तो ये गलत को बताना है, लेकिन ये तो सही हो गया। अब देखिए यहाँ पर केला का कदली दे दिया है। तो यस केला तद्भव है, इसका तत्सम कदली होता है, ये भी सही है। पसीना तद्भव है, प्रस्विन ये तत्सम है, यही सही है। तो बाकी तीन तो सही हो गए, हमारा गलत यही है, विकल्प नंबर बी वाला। तो कपास, कपास का यहाँ दे दिया है दोस्तों, कपास का जो होता है वो करपट दे दिया है। तो यहाँ गलत है, कपास तो ये होता है। और करपट, करपट तो मतलब करपट जब दिया है तो करपट एक तत्सम है, इसका तद्भव जो है कपड़ा होता है, यानी कपड़ा का जो तत्सम होता है वो करपट होता है। तो इसका मतलब ये गलत हो गया, कपास के साथ जोड़ दिया, कपड़ा के साथ जो रहना चाहिए था। तो ये गलत है, यही आपका उत्तर है। आगे हम लोग देखते हैं, आगे देख ले हम लोग क्या है यहाँ पर, ये सातवें वाले में। तो सातवें वाले में दोस्तों हमसे जो पूछ रहे हैं, कह रहे हैं घोटक का तद्भव, क्या तद्भव बताना है यहाँ पर, क्या होगा तद्भव रूप। तो घोटक का मतलब आप लोग जानते हैं घोड़ा होता है, घोड़ा एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम हम लोग अगर देखेंगे तो घोटक हो जाता है।
तो घोटक एक तत्सम है, इसका तत्भव पूछें तो तत्भव घोड़ा होगा। विकल्प नंबर आपका ये सी हो जाएगा। जबकि अश्व, तुरंग ये घोड़ा का पर्यायवाची है भी पर्यायवाची घोड़ा का ही होता है, तो ये सब घोड़ा के पर्यायवाची हैं। जबकि घोटक तत्सम है, इसका तत्भव घोड़ा। आगे देखें। देखें दोस्तों, हमारा यहाँ एक इसमें आपको कई सारा चीज सीखने को मिलेगा, सब पूछा गया है। इसको मैं थोड़ा डिटेल में जाऊंगा। यहाँ मच्छिका किसका तत्सम शब्द है? तो मच्छिका दोस्तों किसका तत्सम शब्द है? मच्छिका जो है मक्खी, यानी मक्खी एक तत्भव शब्द है। इसका तत्सम जो होता है वो मच्छिका होता है। यस, इतना तो आप लोग जानते हैं। और मछली तत्भव है, आप लोग जानते हैं। और इसका तत्सम क्या होता है? मत्स्य होता है। मत्स्य, इसका तत्सम मत्स्य हो गया। अब यहाँ मच्छर है, मच्छर भी तत्भव है। मच्छर का जो तत्सम होता है दोस्तों वो मशक होता है, ये मशक होता है। और यहाँ मक्खी का तो बता ही दिया, मच्छिका होता है। और मिट्टी का दोस्तों मृत्तिका होती है, ये आप लोग जानते हैं, मृत्तिका। तो ये सारी चीजों को मैंने क्लियर कर दिया। तो उसका तद्भव तत्सम का, तो ये क्या यहाँ पूछा था आपसे, मच्छिका किसका तत्सम है? तो यानी मक्खी का, यानी मक्खी तद्भव है, इसका तत्सम मच्छिका होता है। आगे बढ़े हम लोग। 90 में देख लें दोस्तों, हमारा 90 में क्या पूछा जा रहा है, देखें। बढ़िया प्रश्न है, थोड़ा सेट कर लें, अब सही है। तो कहा जा रहा है इसमें, जो शब्द संस्कृत भाषा से उत्पन्न या विकसित हुए उन्हें क्या कहते हैं? तो दोस्तों हम लोग तद्भव तत्सम की परिभाषा को अगर थोड़ा सा देखें, तो जो तद्भव, ऐसे हम थोड़ा सा देखेंगे तो ज्यादा हमें समझ आए। तद्भव क्या होता है दोस्तों? ऐसे शब्द जो संस्कृत के थे, लेकिन वो थोड़ा सा मॉडिफाइड होकर हिंदी में आ गए, हिंदी में आए, मॉडिफाइड होकर आए, तब हिंदी में प्रयोग हो रहे हैं, तो तद्भव होता है। और लेकिन ऐसे शब्द जो संस्कृत से हिंदी में चले आए और बिना मॉडिफाइड हुए सेम का सेम प्रयोग हो रहा है हिंदी में, तो उसे हम लोग तत्सम कहते हैं। तो यही बात है यहाँ, जो शब्द संस्कृत भाषा से उत्पन्न या विकसित हुए हैं तो वो क्या कहलाते हैं? तो इसमें आपका स्वाभाविक से उत्तर हो जाएगा दोस्तों, तद्भव कहलाते हैं। संस्कृत भाषा से उत्पन्न या विकसित हुए तद्भव, विकल्प नंबर बी। आगे देखें हम लोग अब 9वां में। तो जब भी आपको ये कंफ्यूजन आए, तद्भव तत्सम क्या है? तद्भव जो संस्कृत से थोड़ा सा मॉडिफाइड होकर इंग्लिश में हिंदी में आ गया वो तद्भव। और जो संस्कृत वाला शब्द है सेम टू सेम संस्कृत का हिंदी में प्रयोग हो रहा है वो तत्सम। तो यहाँ पर हम लोग अब 10वां देखें, 10वें में क्या पूछा जा रहा है हमसे। तो 10वें में दोस्तों कह रहे हैं कि दिवस का विलोम बताइए। आप लोग को लगा होगा कि बहुत आसान है, ध्यान दीजिए। ये दिवस का विलोम क्या होगा? यहाँ दिवस का मतलब दिन होता है। दिवस का एक साधारण अर्थ क्या होता है? दिन। तो इसका विलोम अगर हम लोग देखेंगे तो विलोम इसका रात हो जाएगा। तो रात तो यहाँ है नहीं, अब क्या करेंगे? अब देखिए हमें थोड़ा सा डीप में जाना पड़ेगा। तो देखिए अरविंद का मतलब ये कमल होता है, क्या होता है? कमल। तो यहाँ दिन है, यहाँ कमल है, तो इसको निकाल दे। विचक्षण दिया है, ये भी यहाँ पर कुछ नहीं है। और ये प्रवाहिणी, ये नदी का पर्यायवाची है, इसका मतलब ये नदी है। तो स्वाभाविक बात है हमने एलिमिनेट कर दिया जो इससे संगत नहीं थे। तो बाकी यही बचा है विभावरी। विभावरी का मतलब होता है रात। रात के पर्यायवाची में आप लोग देखेंगे निशा, विभावरी, निशीथ, ऐसे करके। निशीथ का मतलब आधी रात होता है, तो इस करके आता है। तो विकल्प नंबर बी हो जाएगा ये ए, दिवस का विलोम विभावरी। अब हम लोग 11वें पे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 11 क्या बोलता है। देखें, गजब का सवाल है यहाँ पर। अभ्यांतर दिया है, ये आप लोग जब फिल्म देखते होंगे तो ये शब्द आपको हमेशा देखने को मिलता होगा। जब फिल्म आधी खत्म हो जाती है तो आपको देखते होंगे वहां आपको लिखा आता है हिंदी में अभ्यंतर, या फिर इंटरवल ऐसे करके लिख देता है इंग्लिश में। तो अभ्यंतर का मतलब होता है दोस्तों बीच में, मध्य। तो अभ्यंतर का विलोम क्या होगा? अभ्यंतर का अंदर मतलब होता है कि अंदर या बीच में। और इसका जो उल्टा होता है बाह होता है, यानी बाहर निकल गया। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? बाह। तो 11वें का हमारा जो उत्तर हुआ वो कौन सा हो गया दोस्तों? ये सी हो जाएगा, बाह। अभ्यंतर का मतलब अंदर या मध्य में, दोनों एक ही शब्द हैं। आगे देखें,
देखें, यहाँ पर जो हमसे 12वें में जो पूछा जा रहा है दोस्तों, ये 12वें में एक शब्द दिए हैं, मसृण दिए हैं। तो मसृण का हमें विलोम बताना है। क्या बताना है? विलोम। तो मसृण का हमें देखिए, पर्यायवाची हो या शब्द विलोम हो, अगर सबसे पहले हमें शब्दों के अर्थ पता है तो हम लोग बड़े ही आसानी से इसका उत्तर दे लेंगे। तो मसृण का मतलब होता है दोस्तों स्मूथ। स्मूथ का मतलब होता है मुलायम, आप लोग जानते हैं, मुलायम, स्मूथ। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? खुरदुरा। खुरदुरा का ही एक अच्छा शब्द है रुच। तो विकल्प नंबर यहाँ बी हो जाएगा। मसृण मतलब मुलायम, रुच मतलब खुरदुरा, यही हो जाएगा। और यहाँ कम का मतलब कोई नहीं है, यहाँ उल्टा दे साबुन। साबुन इसलिए दे दिया कि कुछ लोग सोचेंगे मुलायम होता है तो साबुन ही हो जाएगा, तो ये भी नहीं है, साबुन भी नहीं होगा, गाफिल भी नहीं होगा यहाँ पर। तो हम लोग चलते हैं, हमारा ये हो गया। गाफिल का मतलब जैसे होता है दोस्तों ना, कि जैसे जो आदमी हमेशा सावधान नहीं रहता है, बेखबर रहता है, उसे गाफिल बोला जाता है। आगे देखें हम लोग, 13वें में देखें अगर हम लोग, यहाँ पर क्या है तो यहाँ 13 क्वेश्चन नंबर, ये 13 वाले में जो हमसे पूछ रहे हैं, तो निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही विलोम का प्रयोग हुआ है? तो आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, किस विकल्प में सही विलोम का प्रयोग हुआ है अच्छी तरह से, तो उसमें आपको बताना है। तो 3 गलत हैं, 1 सही है, उसी सही वाले को पकड़ना है। तो यहाँ देखिए दोस्तों, अनुलोम का अनुकूल दे दिया है, तो सीधा सीधा आपकी आंखों में धूल झोंकने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि ये गलत है। अनुलोम का होता है प्रतिलोम, या कहीं कहीं पे अनुलोम का विलोम भी लिख देता है, तो लेकिन अनुलोम का प्रतिलोम होता है। तो ये गलत हो गया, ये आपका उत्तर नहीं है, क्योंकि हमें सही उत्तर देना है। कृत्रिम का दोस्तों, कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल, कृत्रिम का उल्टा होता है प्राकृतिक। प्राकृतिक, तो ये भी गलत हो गया, कृपा दे दिया था तो ये भी गलत। वहां देखिए, स्वस्थ का प्रसन्न दे दिया है। दोस्तों, कोई चीज स्वस्थ है, इसका उल्टा रोगी होता है। स्वस्थ नहीं, प्रसन्न नहीं होता है, स्वस्थ का उल्टा रोगी, और प्रसन्न का उल्टा दुखी होता है। तो यहाँ पर ये भी गलत हो गया, तो इसका मतलब बचा यही हमारे पास, यही सही होगा, सापेक्ष का उल्टा निरपेक्ष। आगे अगर हम लोग यहाँ 14वें वाले में देखते हैं, तो यहाँ जो हमारा क्वेश्चन है, ये क्या कह रहे हैं? निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? अब यहाँ थोड़ा सा आपको हमें सतर्क रहना पड़ेगा। यहाँ कह रहे हैं विलोम का जोड़ा कौन सा त्रुटिपूर्ण है, यानी गलत है। 3 सही है, 1 गलत है, उसी गलत वाले को अब पकड़ना है। यानी अब जो सही है उसको हटा दीजिए। आमिष का हो जाएगा यहाँ दोस्तों। यहाँ हमारा जो ये ये वाला पहला वाला है, ये क्या है यहाँ पर? आमिष का यहाँ पर ये सामिस दे दिया है। तो यहाँ पर दोस्तों गलती यहीं पर दे दिया है, हमें दिख रहा है। जो आमिष का सामिस नहीं, निरामिष होता है। तो जैसे सामिस का मतलब जो मांसाहार चीजें होती हैं वो सामिस हो गया। निरामिष का मतलब जिसमें मांसाहार का तत्व नहीं है, तो इसका मतलब यही गलत हो गया। तो यही आपका उत्तर होगा। तो बाकी ये सब अपनी जगह पर सही है। आधार का आधेय, विपत्ति का संपत्ति, विनत का उद्धति, ये सब अपनी जगह पे सही है। गलत यही है, जो जो ये आमिष सामिष लगभग एक ही शब्द प्रयोग किए जाते हैं, इसका उल्टा निरामिष होता है, सामिष का। आगे हम लोग देखें अगर यहाँ पर ये 15वें वाले में, तो 15वें वाले में हमसे जो पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से श्लाघा शब्द का विलोम क्या होगा? तो श्लाघा शब्द का विलोम यहाँ पर क्या होता है दोस्तों? तो सबसे पहले हमें श्लाघा का अर्थ अगर पता होगा तो हम तो आराम से निकाल ले जाएंगे। श्लाघा का मतलब होता है दोस्तों तारीफ करना। श्लाघा का मतलब होता है तारीफ। तो इसका मतलब आपको पता चल गया होगा। ये तारीफ मतलब ये क्या होता है? निंदा करना, उल्टा। तो श्लाघा का मतलब प्रशंसा करना, तारीफ करना, खुशी देना, और इसका उल्टा निंदा करना हो जाएगा। तो डी आपका आंसर हो जाएगा यहाँ। तो सब मिक्स करके हैं 6 टॉपिक का प्रश्न। तो अब यहाँ देखिए 16 वाले में हमें क्या दे दिया? जो जोता बोया न गया हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जो जोता बोया न गया हो, तो स्वाभाविक सी बात है, जो जोता बोया न गया हो उसे हम लोग बंजर भूमि कहते हैं, या फिर अलग भाषा में उसके पर्यायवाची हम लोग कहते हैं अकृषित। यानी जो जोता बोया गया हो उसे कृषित भूमि कहते हैं, और जो नहीं जोता बोया गया हो उसे अकृषित।
बोल देते हैं। तो विकल्प नंबर यहाँ पर हम लोग बी रखेंगे, अकृषित। 16 का हमारा जो उत्तर होगा वो बी हो जाएगा। और बाकी यहाँ आकर्षित दे दिया है, तो आकर्षित का मतलब अट्रैक्शन होता है, ये तो होगा नहीं। आकोर भी नहीं, ये ऊसर भी नहीं। आगे देखें हम लोग अब। दोस्तों देखें, हम लोग 17 वाले में क्या पूछा जा रहा है। देखें, थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा है, लेकिन इसमें कोई दम नहीं है। जहां भी कोई क्वेश्चन आपको लंबा दिखे, वो समझ लीजिए आपको भरमाने के लिए वो चीजें, कथा या फिर इतना वो जो डिटेल में लिख रहा है। जो ज्यादा लिखा होता है उसमें दम नहीं होता है। तो देखें, यहाँ क्या कह रहे हैं आपसे। कह रहे हैं कि वह समारोह जिसमें गुरुकुल के स्नातकों को विद्याध्ययन कर लेने के उपरांत विदाई दी जाती थी, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है। आप लोग जैसे 10वीं में निकले होंगे तो आपके लिए 9वीं वाले बच्चे प्रोग्राम किए होंगे, एक विदाई का समारोह होता है। इंटर में जब निकलते हैं या फिर ग्रेजुएशन से या पीजी से जब निकलते हैं, तो एक जो विदाई का प्रोग्राम किया जाता है दोस्तों, तो वही कह रहे हैं। उसके लिए जहां आप शिक्षण अध्ययन करते हैं, फिर उसके बाद उसके जो विदाई दी जाती है, तो उसको एक शब्द में क्या कहते हैं। अनेक शब्दों का एक शब्द वाला ये मामला है यहाँ पर। तो उसके लिए दोस्तों समावर्तन कहते हैं उसे। विकल्प नंबर बी। तो इसी से संबंधित सबको आपको कई शब्द दे दिए हैं कंफ्यूज करने के लिए। तो आप कंफ्यूज न होइएगा, ये सब आपको भ्रमित करने के लिए दिए गए हैं, जिसका सही अर्थ यही है, समावर्तन। आगे अगर हम लोग ये 18 वाले में अगर देखते हैं, तो 18 वाले में आपसे जो पूछा जा रहा है, उपकृत। देख रहे हैं ना, उपकृत शब्द के लिए सही वाक्यांश क्या है। तो उपकृत का मतलब क्या होता है दोस्तों। यहाँ पर आप लोग जानते हैं उपकार से ये जुड़ा हुआ है, नाम में भी है जहां, जिस पर उपकार किया गया हो। जिस पर उपकार किया गया हो, उस मतलब जिस पर किया, जैसे हम पर उपकार किया गया हो तो हम, आपने हम पर उपकार किया तो हम आपके उपकृत हैं। तो जिस पर उपकार किया गया हो, उसे एक शब्द में उपकृत बोला जाता है। तो अब बाकी ये दोनों देखिए, जिससे उपकार हुआ हो या जिसने उपकार किया हो, ये दोनों का मतलब यही है। और जो उपकार को न मानता हो उसे कृतघ्न बोला जाता है। कृतघ्न, आधा घन, कृतघ्न। और जो उपकार करता हो उसे कृतज्ञ बोला जाता है। तो ये सब चीजें याद रखिएगा। और जिस पर उपकार किया जाएगा वो उपकृत। आगे देखें, हमारा क्या होगा आंसर 19 वाले में। 19 वाले में हमारा जो आंसर हो, प्रश्न है, ये क्या करें दोस्तों। परित्यक्ता। बहुत ही पॉपुलर प्रश्न आता है, कई बार विभिन्न एग्जाम में पूछा गया है। परित्यक्ता शब्द इनमें से किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है। तो दोस्तों एक समझने के लिए आप लोग एक मोटा मोटा समझ लीजिए। परि का मतलब जैसे ये परित्यक्ता, तो मतलब ऐसी स्त्री जो अपने पति के द्वारा त्याग दी गई है या छोड़ दी गई है, उसे एक शब्द में परित्यक्ता बोला जाता है। तो वह स्त्री जो पति के द्वारा छोड़ दी गई है। तो विकल्प नंबर आपका यहाँ सी हो जाएगा। तो विकल्प नंबर यहाँ पर ये आपका सी हो जाएगा, 19 का आपका सी हो गया। और यहाँ एक दिया है, जिस स्त्री के पुत्र और पति हो उसे बीरा बोला जाता है। और जिस स्त्री का पति मर गया हो उसे विधवा बोला जाता है। आप लोग जानते हैं, जो छोड़ दिया गया हो, परित्यक्ता। तो और ये यहाँ पर जो कहा है कि वह स्त्री जो दूसरे पुरुष से प्रेम करती है, तो उसे परकीया बोला जाता है। ऐसी स्त्री जिसका अपने पति, उसका पति हो और वह दूसरे मतलब पुरुष से प्रेम करने लगे, तो उसे परकीया बोला जाता है एक शब्द में। आगे हम लोग देखें, यहाँ पर ये 20वें में क्या पूछा जा रहा है। जिसे किसी से लगाव न हो, ऐसा आदमी जो किसी से लगाव नहीं रखता, किसी से लगाव नहीं होता है, तो उसे क्या बोला जाता है। तो कुछ लोग कह देंगे भैया ये अलगाववादी। नहीं मेरे भाई, जो लोगों को अलग थलग करने की बात करता हो, नफरत, जैसे अब बहुत से समाज में नफरती लोग होते हैं, समाज को अलग थलग करने का काम करते हैं अपने फायदे वगैरह के लिए, तो वो लोग अलगाववादी हैं। तो यहाँ लगाव ना हो तो इसका मतलब अलगाववादी थोड़ी ना हो गया। यहाँ कुछ लोग यही मारेंगे, लेकिन ये नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर नश्वर, नश्वर का मतलब होता है दोस्तों जो कभी नष्ट न हो। इसका मतलब यहाँ भी इसका कोई सेंस नहीं है, ये भी नहीं होगा। और निर्लिप्त,
लिप्सु, दो चीज बचे हैं, इन्हीं में से हमारा आंसर होगा ये क्या हो जाएगा हमारा निर्लिप्त। तो जिसे किसी से लगाव न होता है उसे एक शब्द में हम लोग क्या कहते हैं, निर्लिप्त कहते हैं। तो ये निर्लिप्त मतलब एक तरह का मोह माया से दूर जो होता है उसे हम लोग निर्लिप्त बोल देते हैं। और ये लिप्सु का मतलब इच्छुक होता है, इच्छुक। तो यहाँ सभी चीज अर्थ को जानते रहेंगे तो हमारे पास लिखने का सिस्टम थोड़ा नहीं है, इसलिए थोड़ा ठीक नहीं लिखा जा रहा होगा। तो आप लोग जो है इसको थोड़ा सा मैनेज करिएगा। आगे देखेंगे हम लोग 21 वाले में अब क्या है, देखें। ये थोड़ा सा यहाँ ब्लर हो गया है क्वेश्चन, आप समझ जाएंगे, मैं पढ़ दे रहा हूँ। तो नीचे दिए गए विलोम शब्द का, यानी सब मिक्सिंग वाला है, तो विलोम शब्द युग में कौन सा शब्द सही नहीं है। तो जो नहीं है वही बताना है, जो जोड़ा सही नहीं है। तो यहाँ देखिए अनुलोम का विलोम दे दिया है, तो अनुलोम का क्या दे दिया, यहाँ पर विलोम, विलोम दे दिया, अभी मैंने बताया था ये वाला आया था तो। और यहाँ पर दूसरा है अनिवार्य का वैकल्पिक, अमावस्या का योगी, अधुनातन का प्राचीन। तो आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों, अमावस्या का उल्टा योगी नहीं होता है, यह पूर्णिमा होता है दोस्तों। तो अनुलोम का प्रतिलोम या विलोम दोनों भी हो सकता है, तो इसका मतलब ये सही है अपनी जगह पर, क्योंकि पूछा है कौन सा सही नहीं है, तो जो गलत है हमें उसे बताना है। तो गलत ये है क्योंकि अमावस्या का उल्टा पूर्णिमा होता है, और बाकी अधुनातन का प्राचीनतम होता है। और एक चीज और रखिए, विलोम में जिस सेंस में पूछ रहा हो, यानी वो जिस लय में पूछ रहा हो उसी लय में बताना होता है। एक सेकंड में थोड़ा सा पानी पी ले, गला मेरा सूख गया है। तो यहां पर हमारा तो यहां पर हमारा हो गया, यहाँ 21 वाले का सी हो जाएगा। आप लोग समझ गए होंगे इसके। तुम लोग 22 वाला अगर देखें, तो 22 वाले में जो हमसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द सुमेलित नहीं है। तो फिर वही बात बताना है, 3 सही है, एक गलत होगा, उसी गलत वाले जोड़े को हमें बताना होगा। तो पौराणिक का यहाँ दे दिया है प्राचीन। तो दोस्तों सीधी बात यही गलत है, प्राचीन का उल्टा आधुनिक होता है या अर्वाचीन होता है, पौराणिक थोड़ी ना होता है। पौराणिक मतलब जैसे आप लोग कहते हैं पौराणिक कथाएं, पौराणिक मतलब ही पुराना होता है, वो ये भी पुराना है, तो दोनों एक ही तरह के शब्द हो गए, ये विलोम नहीं है, एक तरह का ये पर्यायवाची शब्द है, तो यही गलत है सीधा सीधा। और जो कनिष्ठ का ज्येष्ठ हो जाए, जैसे कनिष्ठ मतलब ये छोटा, और ज्येष्ठ मतलब बड़ा, जैसे बड़ा जो पुत्र होता है उसको ज्येष्ठ बोला जाता है, छोटे वाले को कनिष्ठ। तो एक दूसरे को उल्टे हैं। ध्वंस करना का निर्माण करना उल्टे, एक दूसरे को उल्टे हैं। उग्र मतलब आक्रोशित या गुस्सैल होना, सौम्य का मतलब नम होना। तो ये सब सही है अपनी जगह पर, लेकिन गलत ये था, तो उत्तर यही ए होगा। अब यहाँ पर देखें, तद्भव तत्सम आ गया। तद्भव तत्सम आप लोग जानते ही हैं, अभी मैंने इस पर चर्चा किया था। जो संस्कृत से सीधे हिंदी में आए वो तद्भव, और जो संस्कृत से थोड़ा मॉडिफाइड होकर, जो संस्कृत से सीधे हिंदी में आए वो तत्सम, और जो मॉडिफाइड होकर आए वो तद्भव। तो यहाँ पर आदर्शिका नाम एक दिया है, का तत्भव क्या होगा। तो दोस्तों अदरक जो होता है, अदरक ये तत्भव शब्द है, इसका तत्सम आदर्शिका होगा। विकल्प नंबर ये, तो यही कह रहे हैं आदर्शिका एक तत्सम है, इसका तद्भव क्या होगा, तो तद्भव अदरक है। तो ये हो जाएगा। और बाकी यहाँ आपको शब्द ये हैं यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए, तो आप लोग यहाँ कंफ्यूज न होइएगा। यहाँ पर आगे देखें हम लोग, आँच का अर्चिका होता है, यहाँ भी जान लीजिएगा। आगे देखें हम लोग, ये 24 वाले में जो हमें दिया है, यहाँ कह रहे हैं ग्रंथि। ग्रंथि शब्द का तत्भव क्या होगा। तो ग्रंथि एक दोस्तों एक तत्सम शब्द है, इसका तत्भव गांठ होता है। जो हम लोग गांठ बांध देखते हैं ना, गांठ किसी भी टाइप का जो गांठ गट्ठी होती है, तो गांठ का तत्सम जो होता है ग्रंथि होती है। तो यही उल्टे में पूछा है, दोनों तरह से आपको सोचना है। जैसे कह रहे हैं ना ग्रंथि का तत्भव रूप क्या है, तो इसका सेंस ये है कि ग्रंथि तत्सम है, आप इसका तत्भव बताइए। तो तत्भव इसका ये गांठ होगा, बी वाला, ये वाला हो जाएगा। बाकी यहाँ का कोई सेंस है नहीं, आप लोग समझ रहे हैं, यहाँ गांव का मतलब यहाँ पर कोई नहीं है,
और ग्रंथ तो किताबों से संबंधित हो जाएगा, और पुस्तक भी ये नहीं है, ये ग्रंथि का गांठ हो जाएगा। ये 25वां का अगर हम लोग देखें, 25वें वाले में क्या करे हैं, तत्भव तत्सम शब्दों के युग में कौन सा त्रुटिपूर्ण है, ऐसा कौन सा तद्भव तत्सम का जोड़ा दिया गया है और कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है यानी गलत है, उसे आप बता दीजिए। तो क्षीर का खीर होता है, मैंने पहले बताया था, जहां छ रहे वो तत्सम होता है और जहां ख आ जाए वो तद्भव हो जाता है। तो क्षीर का उल्टा क्षीर तत्सम है, इसका तद्भव खीर हो जाएगा। ये तो सही है अपनी जगह पर, लेकिन अभी हमें उत्तर नहीं मिला, क्योंकि उत्तर हमें जो गलत रहेगा वो पकड़ें, उसको गलत वाले पकड़ना है। और दही का दधी होता है, तो यह यहाँ पर गलत दे दिया है दोस्तों। देखो, दही एक तरह का तत्सम शब्द है, दही, तो इसका तद्भव क्या हो जाएगा, दधी, ध से धनुष वाला, तो ये हो जाएगा। तो ये यहाँ पर इसका गलती यही किया था, यही होगा। और घृत का घी हो जाएगा, दुग्ध का ये मतलब दूध हो जाएगा। तो तत्सम तद्भव का जोड़ा बी वाला गलत था, बाकी सब सही है। आगे हम लोग देखें ये 26 वाले में, कौन से समूह में तत्भव तत्सम शब्दों का सही युग्म नहीं है। तो फिर वही बात, सही युग्म नहीं है, तो जो नहीं है उसे बताना है। तो नहीं पर ध्यान जरूर दिया करिए, नहीं तो गलत कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए, अर्ध का आधा दिया है यहाँ पर, और धूम का धुआं दिया है, भ्रमर का भंवरा दिया है, और हरिद्रा का हंसी दिया है। तो यहाँ पर दोस्तों स्वाभाविक सी बात है, आप लोग समझ गए होंगे यहाँ पर कौन सा गलती है यहाँ पर। तो यहाँ डी वाले में हरिद्रा एक तत्सम शब्द है, जिसका तद्भव जो होता है हल्दी होता है, हल्दी। तो ये हल्दी जो होता है, हल्दी का तत्सम हरिद्रा होता है, न कि हंसी होता है। तो यही गलती किया है, यही आपका उत्तर होगा, और बाकी सब अपनी अपनी जगह पे सही है। आगे देखें ये 27 वाले में, निश्चित रूप से घटित होने वाली, निश्चित रूप से जो घटित होने वाली घटना होती है उसे एक शब्द में हम क्या बोलते हैं, जो निश्चित रूप से घटे, तो उसे हम लोग का क्या बोलते हैं। इसका मतलब आने वाले समय में जो चीज निश्चित रूप से होने वाली है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं एक शब्द में। तो आप लोग समझ गए होंगे, भवितव्य बोलते हैं। कुछ लोग ये संभावी लगा देंगे, ये संभावना संबंधित है। तो ये भविष्य में जो होने वाली घटना होती है निश्चित रूप से, उसे भवितव्य बोला जाता है, ये डी हो जाएगा। आगे देखें हम लोग ये 28 का, जो शीघ्र ही प्रसन्न हो जाए, यानी जो जल्दी से खुश हो जाए। आप लोगों में से कुछ लोग होंगे जल्दी से खुश नहीं होते हैं, बहुत दिन बाद होते हैं या लेट खुश होते हैं, उनको मजा ही नहीं आता है किसी भी चीज में। तो जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए यानी जल्दी से खुश हो जाए, तो उसे एक शब्द में हम क्या कहेंगे। तो यहाँ पर देखें, प्रसून, आशुतोष, प्रसन्न चित्त, प्रसन्न, ये 4 शब्द दिए गए हैं। तो कौन सा होगा दोस्तों हमारा, आशुतोष, विकल्प नंबर ये बी हो जाएगा, डी। आगे देखें, एक 29वां में यायावर दिया है। यायावर नाम का एक शब्द है, कह रहे हैं किसके लिए ये शब्द किसके लिए प्रयोग होता है। तो यायावर का मतलब आप लोगों ने कहीं बहुत जगह आप लोगों ने इसे पढ़ा भी होगा, कि एक स्थान पर टिक कर न रहने, या जो व्यक्ति हमेशा चलने वाला होता है, जो भी प्राणी मतलब वो एक जगह टिक नहीं पाता है, तो उसे यायावर बोला जाता है। एक स्थान पर टिक कर न रहने वाले को यायावर बोला जाता है, ये वाला। और यहाँ पर जिसके जीवन का कोई उद्देश्य न हो, तो उसे निरुद्देश बोला जाता है, निरुद्देश, निरुद्देश्य बोला जाता है इसको, तो आप समझ लिए। और किसी वस्तु को अच्छा अक्षमता प्रस्तुत करने वाला, एक स्थान पर टिक कर न रहने वाला, ये तो इसका उत्तर हो गया, यस। आगे देखें हम लोग, ये हमारा ये 30वें का जो प्रश्न है, ये कह रहे हैं कि ये सुई का तत्सम रूप क्या है। तो सुई का तत्सम दोस्तों सूची होता है। तो सुई एक तत्भव शब्द है, इसका तत्सम आपसे पूछे तो सूची होता है। इंडिकेटर में इसका नाम प्रयोग किया जाता है, तो सूची। तो विकल्प नंबर सी आपका यही है। यहाँ सूजी दे दिया है, ये सुई दे दिया है, ये भी नहीं होगा। सूचक ये भी नहीं होगा, सी होगा, तत्सम की बात कर रहे हैं। 31 में हम लोग देखते हैं,
31 वाले में दोस्तों पर्यायवाची हमसे शायद पूछा जा रहा है। अब देखें पर्यायवाची में कौन सा समूह सभी शब्द गंगा गंगा के पर्यायवाची हैं। तो ऐसा हमें विकल्प को पकड़ना है जो गंगा के पर्यायवाची उसमें भरे हों। तो देखें विचि, नीर, शक्र। तो ये देखिए इसमें नीर तो पानी का हो गया, यहां पर ये तो गलत हो जाएगा। सुरसरी, मंदाकिनी, त्रिपथगा, यस यहां पर जो है सुरसरी, मंदाकिनी, त्रिपथगा। त्रिपथगा तो गंगा का पर्यायवाची है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर ये मंदाकिनी है, सुरसरी नहीं है। सुरसरी तो नदी का पर्यायवाची हो जाता है, यहाँ पर ये भी नहीं है। अब हम लोग अगले वाले में चलते हैं, देखते हैं वहां पर क्या होगा। तो विष्णुपदी, पश्विनी, कालिंदी, नहीं दोस्तों यही सही है। 31 वाले में बी ही वाला सही होगा, यहाँ पर ये बी ही सही होगा गंगा का पर्यायवाची में। तो यहाँ पर तो ये भी नहीं होगा, ये भी गलत हो गया, मिक्सिंग कर दिए हैं यमुना का भी इसमें। तो यही बी वाला आपका सही है, गंगा पर्यायवाची में यही सब आते हैं। आगे देखें हम लोग, ये 32 वाले में क्या है, पिक, काकपाली, कोकिला, बसंत दूत आदि किसके पर्यायवाची हैं। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं सीधी सी बात कोयल की होगी। कोयल बसंत में मतलब अच्छी धुन के साथ बोलती है, गाती है, तो उसे इसलिए बसंत दूत बोला जाता है। जब बसंत का समय आता है तो कोयल बोलती हैं। और कोकिला, उसकी आवाज बहुत मधुर होती है, जैसे अपनी जो एक सिंगर थी तो उनको जो है कोकिला बोला जाता था, लता मंगेशकर जी को। और बाकी ये क्या हो जाएगा इसमें, कोयल, कोयल को ये सब पर्यायवाची है। 32 में हमारा क्या हो जाएगा, अब 32 वाला देखते हैं हम लोग। 31, 31 हुआ ना, 32 हो गया हमारा, 33 देखना है हमें। तो 33 वाले में हमारा क्या है, यहाँ पर अग्नि का पर्यायवाची पूछ रहे हैं दोस्तों। अग्नि का, तो अग्नि का पर्यायवाची आप लोग जानते हैं आग होता है, वायु सखा होता है, यानी वायु की सखी होती है अग्नि। वायु भी अगर तेज होती है तो अग्नि भी बहुत तेजी से बढ़ने लगती है, इसलिए आग और वायु दोनों एक दूसरे के सखी होते हैं। तो इसलिए वायु सखा, अग्नि के पर्यायवाची में वायु सखा भी आता है, दहन भी आता है, अनल भी आता है, कृषाणु भी आता है। तो ये सब होता है, जबकि भानु ये सूर्य का पर्यायवाची है। भानु इसका अग्नि का पर्यायवाची में नहीं आएगा, ये सूर्य में आता है। आगे देखें हम लोग, ये 34 वाले में निम्नलिखित में से इनमें से किस शब्द के पर्यायवाची गलत हैं। तो ऐसा मतलब जो चारों सेट में कौन सा पर्यायवाची गलत है, यानी डिफरेंस उसमें आ गया है, उसी को बताना है, गलत वाले को। तो देखें कमल, जलज, पंकज, सरोज, ये तो सही है, कमल के पर्यायवाची में ये सब आते हैं, सही है। पुष्प, कुसुम, फूल, सुमन, ये भी फूल के पर्यायवाची में ये सब आते हैं, ये भी सही है। लेकिन हमें उसे बताना है जो गलत हो। सरस्वती, गिरा, भारती, वाणी, भारती, वाणी। तो इसका मतलब यही वाला देख रहे हैं, सी वाला ही हमारा गलत हो जाएगा यहाँ पर। ये जो 34वें का सी है, तो 34वें का सरस्वती, ये सरस्वती तो माँ सरस्वती के पर्यायवाची में गिरा आता है, भारती आता है, वीणा वाजनी आता है। तो यस ये भी सही है, ये भी गलत नहीं है। यहाँ सूर्य, दिवस, याम, वासरा, तो यही गलत है यहाँ पर। ये सूर्य के पर्यायवाची में यहाँ पर ये दिवस आ गया और ये याम आ गया, तो यहाँ पर यही गलत है, डी वाला में। तो ये इसमें जो है सूर्य के पर्यायवाची सभी नहीं है। आगे देखें हम लोग 35 में, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, उसे हमें बताना है, कौन सा वाक्य इसमें से शुद्ध है। देखें यहाँ पर संपूर्ण देश में निराशा सा छा गई। अब यहाँ ये शब्दों के शुद्ध अशुद्धि वाला आ रहा है यहाँ पर। तो जो जो उसमें से शुद्ध होगा उसी को पकड़ना है, जो अशुद्ध होगा उसे छांट के निकालिए पहले। तो कह रहे हैं कि संपूर्ण देश भर में, जब बात देश भर की हो रही है तो संपूर्ण लगाने की जरूरत नहीं थी। देश भर का मतलब अपने आप में संपूर्ण है, तो इसका मतलब ये गलत हो गया। कृपया पत्रोत्तर शीघ्र दें, पत्रोत्तर का मतलब पत्र का उत्तर शीघ्र दें, तो इसका मतलब ये भी सही है, कहीं ना कहीं इसमें भी गलती तो
इसमें इसमें तो और देख लेते हैं, अभी पता चल जाएगा। भोजन बहुत गरिष्ठ था। गरिष्ठ का मतलब एक तरह का, जैसे बहुत ज्यादा मसालेदार वाला, बहुत ज्यादा तला भुना वाला जो भोजन होता है उसे गरिष्ठ भोजन कहा जाता है। ये भी सही है, भोजन बहुत गरिष्ठ था। उसने बाजार नहीं जाना है। उसने बाजार नहीं जाना है, तो इसका मतलब यहाँ गलत है, उसे बाजार नहीं जाना है, तो ये होना चाहिए था उसे। तो यहाँ पर यही गलती है, डी वाला, तो इसका मतलब बाकी सब सही है। आगे देखें हम लोग। इसलिए आप भी तुरंत आंसर और टिक मत करिएगा, पहले चारों पढ़ लेंगे, तो क्योंकि कुछ लगते हैं ये गलत होगा या सही होगा, लेकिन वो वास्तव में होते नहीं है। 36 में निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है, जो उसे पकड़िए जो अपने आप में अशुद्ध है। तो देखें, हम लोग आपका आभार मानते हैं, तो क्या ये सही है कि नहीं सही है? चलिए आगे बढ़ते हैं, हो सकता है आगे और हमें अच्छा क्लियर हो जाए। देखते हैं आगे क्या है हमारा। तुमने उसे बैठने को क्यों नहीं कहा? इसमें भी कुछ गड़बड़ी तो नहीं लग रहा है, बाकी सब तो ठीक है ठाक लग रहा है। अगले शनिवार को शीला छुट्टी पर होगी, तो अगले शनिवार को शीला छुट्टी पर रहेगी, तो यहाँ पर कुछ गलत लग रहा है। आगे देख लें, वह कमरे में जाकर सो गया। इसमें भी कोई फॉल्ट नहीं लग रहा है, ये भी सही है। थोड़ा सा ये मुश्किल होता है चुनने में, ये शुद्ध अशुद्ध वाला। तो अगले शनिवार को शीला छुट्टी पर रहेगी, तो इसी में कुछ गड़बड़ लग रहा है दोस्तों, क्योंकि यहाँ हम लोग आपका आभार मानते हैं या आभार प्रकट करते हैं, ऐसा भी हो जाएगा। इसको भी अगर सही मान लें, तो अगले शनिवार को शीला छुट्टी पर रहेगी, इन्हीं दोनों में कोई है। तो थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन हो रहा है, या तो ए होना चाहिए या तो सी होना चाहिए हमारे हिसाब से। तो अगले शनिवार को शीला छुट्टी पर हो रहेगी, तो ये हमारे हिसाब से यहाँ आभार मानते हैं, आभार प्रकट करते हैं, ऐसा होना चाहिए। फिलहाल आप लोग देख लीजिएगा, जैसा होगा मैं पिन कर दूंगा इसका आंसर इन दोनों में। तो क्योंकि ये दोनों तो मैंने एलिमिनेट कर दिया है, ये दोनों तो सही है एकदम, तो इन्हीं दोनों में हो, और इनमें अगर जहां तक हमें लगता है ए वाला होगा। आगे देख लेते हैं हम 37 वाले में। वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द का चयन कीजिए, तो सही शब्द वर्तनी की दृष्टि से कौन है दोस्तों? सही बात है, उज्जवल कैसे लिखा जाता है? तो उज्जवल यही लिखा जाता है, यही सी वाले में, इसमें कोई डाउट नहीं है। आगे देखें, निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो शुद्ध क्या क्या होता है दोस्तों? जिजीविषा, जो जीने की इच्छा होती है, जिजीविषा जो होते हैं, वो कौन होता है? यहाँ पर सभी लगभग थोड़ा थोड़ा मॉडिफाइड करके सभी लिखा गया है। तो जो लोग होंगे जो जो थोड़ा जानते हैं, वो तो एक इसे एलिमिनेट कर देंगे और एक इसे एलिमिनेट कर देंगे, तो उन्हें लगेगा कि इसी दोनों में है, तो आप इसे भी एलिमिनेट कर दीजिए, ये बी वाला ऐसे ही जिजीविषा लिखा जाता है। 38 वाले का आपका उत्तर यही बी वाला है। 39 में देखें, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण कौन सा नहीं है? तो विशेष विशेषण हो गया दोस्तों, बहुत अच्छा सवाल होते हैं विशेष विशेषण। विशेष का मतलब होता है जिसकी विशेषता बताई जाए, विशेषण का मतलब होता है जो विशेषता बताई जा रही हो। जैसे गाय काली है, तो गाय क्या हो गया यहाँ पर? विशेष हो गई। और काला, गाय की यहाँ विशेषता बताई जा रही है, तो विशेषता क्या है गाय की? काली है। तो विशेषण क्या होता है? जो विशेषता बताई जाती है, जिसकी बताई जाती है वो विशेषण। तो शब्दों के विशेषण कौन सा नहीं है ये बताना है। तो आंतरिक, अंतर, अधिकारी, आग्नेय। तो विशेषण का एक पहचानने का तरीका भी होता है, हालांकि 90% केसेस में सही होता है, 10% में नहीं। जो मूल शब्दों से मॉडिफाइड हो जाता है, आप उसे विशेषण मान लिया करिए, वो सही हो जाएगा। तो उस तरह से है यहाँ। तो देखिए, आंतरिक, अंतर, अधिकारी, आग्नेय, तो इनमें से दोस्तों अंतर, अंतर नाम की कोई चीज विशेषण नहीं है, जबकि देख रहे हैं जो है आंतरिक, ये भी मॉडिफाइड से बना है, आग्नेय आग से बना है, अधिकारी अधिकार से बना है, तो ये विशेषण हो जाएंगे। तो एक तो ये होता है कि जो मॉडिफाइड में होते हैं वो हम मान लेते हैं 90% केसेस में सही हो जाते हैं, या फिर हम एक शब्द में बैठा कर देख लेते हैं, एक सेंटेंस बनाते हैं उसमें बैठा कर फिट करते हैं,
देख लेते हैं, हाँ नहीं है। जैसे हम कह लेते हैं ना, ये आग्नेय चट्टानें हैं, तो यहाँ पर ये फिट हो गया। तो इस तरह से आप फिट करके देखिएगा तो उसमें पता चलेगा। ये अंतर, ये कोई विशेषण नहीं है और बाकी सब हैं। ये देखिए हम लोग, नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है? तो देखिए भाई, साड़ी की यहाँ विशेषता बताई जा रही है, तो साड़ी कैसी है? नीली है, तो यहाँ पर ये गुणवाचक विशेषता है, ये हो जाएगा। और संख्यावाचक, जहाँ कोई संख्या का बात आई हो, जैसे उसके पास 50 गाय हैं, तो यहाँ पर 50 संख्या आ गया, तो ये संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। परिणामवाचक, जहाँ मात्रा की बात आती है, जैसे वह बहुत दूध पीता है, वो 10 लीटर दूध लिया, जैसे वो मतलब बहुत पानी पिया, तो यहाँ मात्रा की बात आ गई, तो यहाँ मात्रा वाला हो जाएगा। आगे देखें, यहाँ पर तो गुणवाचक होगा, आगे आएगा, अभी हम लोग देखते हैं। तो वह छांटिए जिसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ हो, तो हमें उसको छांटना है जिसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ हो। तो यहाँ कैसे कैसे लोग एकत्र हुए हैं, तो यानी क्रिया का विशेषण हुआ हो वहां पर, तो यहाँ पर कुछ नहीं लगा हमें। वह काली गाय घास चर रही है, तो यहाँ भी क्रिया विशेषण का कोई प्रयोग नहीं हुआ। मुझसे खट्टा फल नहीं खाया जाता, तुम भी जान लगाकर पढ़ो, यस डी वाले में है। यहाँ पढ़ने की बात कर रही है, और कैसे पढ़ना है? जान लगाकर। तो यहाँ पर ये क्रिया विशेषण, यानी क्रिया पर विशेषता बता हो रही है। यहाँ पढ़ना मतलब ये क्रिया है, तो हाँ उसको मतलब जो फोकस हो रहा है वो पढ़ने पर हो रहा है, जान लगाकर पढ़िए, तो ये क्रिया विशेषण हो गया यही। आगे देखते हैं हम लोग 42 में, परिणामवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य होगा। परिणामवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य कौन होगा? परिणामवाचक कभी मैंने बताया था, जहां मात्रा की बात आ जाती है, नाप तौल की बात आ जाती है, तो उसे हम लोग ये कहते हैं। जैसे वह बहुत थक गया, वह अभी अभी गया, अंदर बैठा है, वह भली भांति नाच लेता है, तो इसके मतलब मात्रा की बात कहाँ किया गया है? ये हो जाएगा, वह बहुत थक गया है, तो ये हो जाए विकल्प नंबर ए, ये वाला हो गया हमारा। आगे देखते हैं हम लोग 43 में। 43 में दोस्तों कह रहे हैं कृष्णा धीरे धीरे चला, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, कृष्णा धीरे धीरे चला, वाक्य में ये जो धीरे धीरे शब्द है क्रिया विशेषण का रूप है। तो एक तरह से दोस्तों ये क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ कि चलने में ये जोर दे रहा है, जैसे वो वहां पर था अभी एक वाला पढ़ने पर जोर दे रहा था, ऐसे ये चलने के लिए मतलब चलने पर जोर दे रहा है। तो धीरे धीरे चला, कैसे चला? धीरे धीरे, यानी क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। तो किस क्रिया विशेषण का रूप है? कालवाचक, कारणवाचक, निश्चयवाचक या रीतिवाचक, इसमें बताना है। तो रीतिवाचक में ये आएगा, विकल्प नंबर ये डी आ जाएगा, क्योंकि यहाँ काल का कोई मैटर ही नहीं है, कारण का भी कोई नहीं है, निश्चय का भी नहीं है, तो यही होगा। यहाँ पर देखें हम लोग 44 में, कलिंदी, अर्कजा, सूर्यसुता, ये शब्द किसके पर्यायवाची हैं? तो ये सब किसके पर्यायवाची हैं दोस्तों? यमुना के पर्यायवाची हैं। यमुना के पर्यायवाची में कलिंदी, अर्कजा, सूर्यसुता, ये सब यमुना के पर्यायवाची में आते हैं। जबकि गंगा का भी आया था, आप लोग देखा होगा, त्रिपथगा, मंदाकिनी, और ये सब आते हैं। और सरस्वती के पर्यायवाची जब पूछे, तो सरस्वती, बीड़ावासिनी, और ऐसे करके सरस्वती का भी पर्यायवाची आता है, सरस्वती, बीड़ावासिनी, और इसे आगे देखें अगर हम लोग 45 में, 45 में दोस्तों कह रहे हैं कमल के पर्यायवाची नहीं है। तो कमल के पर्यायवाची में दोस्तों राजू भी आते हैं, कमल के पर्यायवाची में अंबुज भी आते हैं, कुवलय भी आता है, अरविंद भी आता है, ये सब पर्यायवाची कमल के होते हैं। लेकिन जलद, जहां भी द आए दोस्तों, वो समझ लीजिए बादल का पर्यायवाची। जैसे द का मतलब देना, जल, और द का मतलब देना, जल कौन देता है? बादल देता है, जलज। इस तरह से आप समझ जाइएगा कि ये मतलब बादल के पर्यायवाची है, जलज। नीरद ऐसे आ जाएगा अभी आपको, नीरद, नीर का मतलब पानी, द का मतलब देना, तो बादल का हो जाएगा। तो पानी वाले पर्यायवाची में अगर द लग जुड़ गया तो समझ लीजिए कि वो बादल का है। आगे देखें, ये 46 में,
आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो आकाश का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है? तो गगन भी होता है यस, अंबर भी होता है यस, नभ भी होता है यस। तो अवनी जो है दोस्तों, अवनी जो होता है ये उसका पर्यायवाची नहीं है। तो विकल्प नंबर हमारा ये जो 46 में अवनी का मतलब ये अर्थ होता है, पृथ्वी होती है, पृथ्वी। तो यही नहीं है, बाकी सब हैं। ये देखिए हमारा एक अच्छा प्रश्न है यहाँ, शाखा मृग। शाखा मृग, अगर केवल मृग अगर पूछे तो मृग का मतलब हिरन होता है। अब सोचो, शाखा का मतलब पेड़ की शाखाएं, मृग मतलब ऐसी ऐसी हिरन जो पेड़ की शाखाओं पर रहती है। तो पेड़ की शाखाओं पर हिरन थोड़ी रहेंगे, बंदर रहते हैं। तो बंदर को ही शाखा मृग बोल दिया जाता है। तो ये शाखा मृग मतलब बंदर हो जाएगा। तो बंदर का शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? वानर। यहाँ पर आपको पता लग गया। तो हिरण तो नहीं, कुछ लोग हिरण ही लगा देंगे, नहीं तो शाखा लगा है ना, तब हिरण थोड़ी ना होगा, तोता तो थोड़ी ना होगा, भौरा थोड़ी ना होगा। आगे देखें, 48 निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो जो शुद्ध है आँख है दोस्तों, उसे बताना है। यह आंखों से देखी घटना है। तो यहाँ पर ये गलत है, क्योंकि आंखों से देखी नहीं, आंखों देखी घटना कह दिया जाता है। तो इसलिए यहाँ पर ये गलत हो गया। उसका प्राण निकल गया, तो उसका प्राण निकल गया, तो इसमें भी थोड़ा सा सही है लग रहा है। आगे देख लेते हैं। तो उसके प्राण निकल गए, ये होना चाहिए था, ये भी गलत है। आप तो अंतर्ध्यान हो गए। अंतर्ध्यान मतलब नहीं दोस्तों, अंतर्धान होता है, अभी आया था ना। अंतर्धान का मतलब जो आंखों से सामने न हो, परोक्ष हो गया हो, तो वो भी, ये भी हो जाएगा, अंतर्धान होना चाहिए था यहाँ। तो यह आंखों देखी घटना है, यस, यही ऊपर वाले को मैंने अभी जो शुद्ध रूप बताया था यही सही है। विकल्प नंबर डी सही है आपका, बाकी सब गलत है। 49 में निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है? तो अनुग्रहिता, अनुग्रहित, अनगहित, अनुग्रहित, ऐसा। तो दोस्तों ये मान लीजिए, जब भी ऐसा आता है तो एक रटने के लिए याद कर लीजिए। जैसे हमें ग्रह अच्छा हमारे लिए है कि गृह? तो सब भाई ग्रह से सब भागते हैं, भाई हम पे कोई ग्रह न लगे, और अपने गृह की ओर सब भागते हैं कि भाई हमें अपने घर जाना है। तो गृह जो होगा वो सही होगा, जिसमें गृह होगा, ग्रह वाला नहीं होना चाहिए, गृह वाला होना चाहिए। तो अनुग्रहिता, इसमें ग्रह लगा है, हटा दीजिए। अनुग्रहित, यस, ये वाला, क्योंकि इसमें गृह लगा है, तो सब लोग अपने घर जाना चाहते हैं और ग्रह से सब बचना चाहते हैं। तो ऐसे याद करने के लिए मैंने बताया आपको। तो अनुग्रहित, ये बहुत पूछा जाता है, इसे रट लीजिए। 50 में शुद्ध वर्तनी वाला कौन सा शब्द है? तो शुद्ध वर्तनी वाला जो दोस्तों जो शब्द है, तो वाल्मीकि नाम का एक शब्द लिखा है। तो कई तरह से लिखा है, तो उसमें बताना है कि कौन सा शुद्ध होगा। वाल्मीकि जो है, आप लोग बहुत ही अपने भारत के एक चर्चित नाम है, तो वाल्मीकि। तो वाल्मीकि में ये कौन सा यहाँ पर शब्द है, ये बताना है। तो दोस्तों ये वाला, ये बी वाला हमारा यही सही है, 50 में का ये बी यही वाला सही है, बाकी सब गलत है ये सब। आगे देखें, 51 में शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। मृत्युंजय, ये गलत पहले लिखे, मृत्युंजय होता है, ये बाकी सब गलत है, ये सी वाला, कोई समय खर्च करने की जरूरत नहीं है यहाँ। 52 में हम लोग देखते हैं। तो 52 में हमारा क्या है, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? तो वर्तनी की दृष्टि से हमें बताना है कौन सा सही है। सन्यासी, सन्यासी कैसे लिखा जाता है दोस्तों, आप लोग जानते हैं। ये स पे ऊपर बिंदी रहती, फिर आधा न या सी, इसका मतलब ये वाला है सही, 52 का ये। आगे देखें, 53 में क्या है हमारा, अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो ऐसी वर्तनी बताना है जो अशुद्ध है, यानी जो गलत है। तो साधु, शून्य, सांसारिक, हस्तक्षेप। तो कौन सा गलत होगा? हस्तक्षेप होता है, हस्तक्षेप थोड़ी ना होता। 53 का हमारा डी हो जाएगा। यहाँ आ पर जो लग गया तो ये नहीं होना चाहिए था। आगे देखें, 54 में प्रतिदिन किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? तो प्रतिदिन,
तो प्रतिदिन एक क्रिया विशेषण है, एक प्रकार का विशेषण है, तो लेकिन ये कैसा है? तो कालवाचक है दोस्तों, ये समय को बता रहा है कि उस समय हमेशा वही चीज रिपीट हो रहा है प्रतिदिन। तो 54 का हमारा डी हो जाएगा, ये कालवाचन से संबंधित है। जैसे कोई चीज प्रतिदिन, जैसे कह रहे हो ना, वो हमारे यहाँ प्रतिदिन आता है, तो प्रतिदिन यानी वो समय की बात है, रोज वही रिपीट होता है। आगे देखें 55 में, सफेद घोड़ा तेज दौड़ता है, तो क्रिया विशेषण इसमें क्या है? तो दोस्तों आप लोग समझ लीजिए, ये सफेद घोड़ा तेज दौड़ता है, तो यहाँ पर क्या हो गया? तो यहाँ पर कह रहे हैं कि क्रिया विशेषण क्या होगा? तो क्रिया विशेषण यहाँ पर यानी क्रिया की विशेषता बताने वाला क्या होगा? तेज हो जाएगा। 55 का हमारा ये सी हो जाएगा। तो केवल अगर विशेषण पूछा होता दोस्तों तो सफेद हो जाता है, लेकिन घोड़ा का यहाँ विशेषण हो जाता सफेद घोड़ा, और घोड़ा यहाँ पर विशेष्य हो जाता। यहाँ तेज पूछ लिया है कि क्रिया विशेषण यानी क्रिया की विशेषता कौन बता रहा है, तो क्रिया की विशेषता तेज बता रहा है। 56 में, विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं, प्रयुक्त विशेषण है। तो विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं, इसमें किस प्रकार का विशेषण प्रयोग किया गया है? तो स्वाभाविक सी बात है, गुणवाचक। विद्वान है, जैसे आप विद्वान है तो इसका मतलब आपके अंदर एक तरह का गुण है, तो वही हो गया कि आपके अंदर कैसी विशेषण है, प्रयोग है ये वाले में, तो गुणवाचक। 56 का आपका बी हो जाएगा। संख्यावाचक में कहीं रहता, जैसे उसके पास 50 हाथी है, तो इसका मतलब संख्या का प्रयोग हुआ है, तो ये विशेषण हो जाता। आगे देखें हम लोग, देखें यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये कई बार पूछा गया है एग्जाम में, ध्यान दीजिएगा, कोई दम नहीं है इसमें। कह रहे हैं भले और महान लोग उचित और संयमित व्यवहार करते हैं, इतना बड़ा एक सेंटेंस है। तो कह रहे हैं बताइए कितने विशेषण और कितने विशेष इसमें प्रयोग किए गए हैं। तो विशेषण हम लोग पहले पकड़ लें, जो विशेषता बताने वाले शब्द हैं। तो भले और महान लोग, कैसे लोग? भले और महान लोग, तो इसका मतलब दो ये हो गए विशेषण, और ये लोग क्या हो गया? ये विशेषण, जो गोला मैं बता रहा हूं विशेषण है। उचित और संयमित व्यवहार करते हैं, कैसा? यानी ये जो व्यवहार हो गया ये विशेष्य हो गया, और विशेषण क्या हो गया? उचित और संयमित। तो मैं थोड़ा गोला यहाँ नहीं बनाऊंगा, क्योंकि जो टिक लगा रहा हूं जिस पर, वो विशेषण है, और जिसको गोला बनाया हूं वो विशेष्य है। तो यानी 4 विशेषण हो गए, 2 विशेष कहाँ है? 4 विशेषण और 2 विशेष, ये वाला डी वाला सही होगा हमारा, 57 का डी। आगे देखें 58 में, दोस्तों देखें हम लोग, राम की गाय बहुत काली है। अब देखें दोस्तों, यहाँ भी काली शब्द है, तो काली शब्द क्या है? यहाँ बहुत अगर कहिए प्रविशेषण हो जाएगा। जैसे किसी विशेषण पर जो जोर मारता है उसे प्रविशेषण कहा जाता है। जैसे गाय बहुत काली, काली तो है, काली एक तरह का विशेषण हो गया, बहुत काली है, यानी बहुत वाला शब्द ये प्रविशेषण है, विशेषण पर जोर देता है। तो यहाँ पर आपको पूछ लिया है काला शब्द क्या है, तो ये विशेषण है, और राम की गाय, तो ये जो होता है विशेष हो जाएगा। आगे देखें यहाँ हम लोग 59 में, निम्नलिखित में से सरिता का पर्यायवाची नहीं है। तो सरिता दोस्तों इसका पर्यायवाची किसमें नहीं आएगा? सरिता में ये किसका पर्यायवाची है? नदी का पर्यायवाची है। तो आप लोग जानते हैं त्रिपथगा तो गंगा का पर्यायवाची हो गया, यानी सरिता गंगा के पर्यायवाची में नहीं आएगा, और बाकी ये नदी के पर्यायवाची ये सब होते हैं तो इसमें आएगा। तो बी आपका आंसर हुआ। और 60वें में क्या है? अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित में से एक विष्णु का पर्यायवाची नहीं है। तो कौन विष्णु का पर्यायवाची नहीं है, वही हमको बताना है दोस्तों। विष्णु का पर्यायवाची में कौन सा नहीं है? तो कमलेश भी विष्णु पर्यायवाची में आता है, कमलाकांत भी आता है, कमलापति भी आता है विष्णु पर्यायवाची में। ये कमलासन नहीं आता है। ये कमलासन दोस्तों जो होता है ब्रह्मा के पर्यायवाची में आता है, ब्रह्मा। तो यस, यही डी वाला आपका आंसर होगा। तो दोस्तों हम लोगों ने भली भांति बहुत ही अच्छे से एकदम एक से बढ़कर एक करके हर एक चीजों को डिटेल में समझा है। जो आपके जनरल हिंदी यानी सामान्य हिंदी का जो 60 प्रश्न हम लोगों ने लिया था उसको बहुत ही डिटेल में कर लिया। इतना 2-3 टेस्ट सीरीज में अगर हवा हवाई में जो कराएंगे तो इतना ही नॉलेज जो है वो 2-3 टेस्ट सीरीज में देंगे। तो हमारी ये कोशिश रहती है हम चीजों को डिटेल में बताएं
कि जो है वो कैसे है, जो नहीं है वो क्यों नहीं है। इस आधार पर आप जब तर्क वितर्क करके पढ़ेंगे तो एक तो आपका तैयार होगा, दूसरे आपको सोचने समझने की तर्क शक्ति आपकी बढ़ेगी। एग्जाम हॉल में जब आप पहुंचोगे तो आपको अपना दिमाग लगाने में, क्योंकि जितना अपना दिमाग खर्च किए रहोगे इन सब चीजों में, उसमें, क्योंकि एग्जाम हॉल में आप ही को लड़ना होगा, तो आपको खुद लड़ना है, खुद प्रैक्टिस करना है। हम एक माध्यम है और कुछ नहीं। तो दोस्तों चलते, हम मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।